अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वो एसिड और बेस है और सॉल्ट है। जो भी केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है वो एसिड और बेस है। एसिड जनाब क्या होता है? एसिड एसिड एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो H पॉजिटिव आयन देता है पानी में। यानी पानी में या सॉल्वेंट में H पॉजिटिव आयन जो दे रहा है उसको एसिड कहते हैं। ठीक है, और सिर्फ यही पॉजिटिव आयन होता है जो पानी में आ रहा होता है। इसके अलावा और कोई पॉजिटिव आयन जो नहीं दे रहा होता। सिर्फ एसिड जो है ओनली पॉजिटिव आयन जो H पॉजिटिव आयन जो है वो पानी में दे रहा होता है, उसको एसिड कहते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन जो है वो इस फॉर्मेट में पानी में नहीं रहता, बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो H3O पॉजिटिव बना लेता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, लेकिन एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि जो है एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है ना? अच्छा जी, एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड जो है वो नॉर्मल चीज़ों से बनते हैं, ज़मीन से निकाली जाती हैं। और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ों में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में सबसे मशहूर जो है वो है एसिटिक एसिड, CH3COOH पॉजिटिव। ये एसिटिक एसिड इसका नाम है और ये विनीगर में होता है। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड होता है, CH3 की जगह H आ जाएगा और ये पॉजिटिव में रंग लगाया। ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जो है वो स्टिंग ऑफ एंड में होता है, चूंटी के डंक में होता है। उसके अलावा जो है वो लैक्टिक एसिड होता है जो सोर मिल्क में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड होता है जो कि हमारे जैसे भी सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, लेमन और ऑरेंज से लेके जितने भी सारे फॉर्मेट जितने भी फ्रूट होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो एक टेस्ट में एक जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे, तुलसी कहते हैं, थोड़ा तेज तेज आता है उनका। ठीक है, एसिडिटी पाई जाती है, वो एसिडिक वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। टार्टिक एसिड जो है टार्की में जो पाया जाता है, बहुत सारे लोग खाने में डालते हैं, बहुत खट्टापन डालते हैं, तो वो टार्टिक एसिड जो है उसमें पाया जाता है। काल जहन से डालते हैं, जो कच्चा मैंगो होता है, अनरिपन मैंगो होता है, जो उसमें पाया जाता है टार्टिक एसिड। इस तरह के बहुत सारे एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये बेसिकली वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड की डेफिनेशन ये है कि जब इनको पानी में डिजॉल्व किया जाए तो ये बहुत कम जो है वो H पॉजिटिव आयन देते। ठीक है, मसलन ये कि अगर 100 मॉलिक्यूल डिजॉल्व किए हैं हमने किसी ऑर्गेनिक एसिड के, तो वो सिर्फ 5 या 10 ऐसे मॉलिक्यूल हो जो कि H पॉजिटिव और बाकी पार्ट जो है ये H पॉजिटिव और बाकी पार्ट नेगेटिव के फॉर्म में जो है पानी में चला जाएगा। लेकिन ये 10 मॉलिक्यूल जो होंगे, बाकी तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेंगे, आयोनाइज नहीं होंगे पानी में। अगर वो वीक एसिड है तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में ये फर्क, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड ये होता है कि आपने कम मिकदार में वो एसिड डाला हुआ है पानी में। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में परसेंटेज वाइज जो है वो 5 या 2 या 3 या 4 या 5% डाला हुआ है, तो वो आपने बहुत ही कम मिकदार में वो एसिड डाला हुआ है पानी में। तो डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि कम आयोनाइज होते हैं पानी में।
ऐसे एसिड जो कि कम आयनाइज होते हैं, ज़्यादातर वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड जो होते हैं वो तकरीबन सारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सारे के सारे पानी में 100% ही आयनाइज हो जाते हैं। यानी अगर आपने जितने भी मॉलिक्यूल डाले हैं, 100 मॉलिक्यूल डाले हैं, तो तकरीबन 100 के 100 ही आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। मिनरल एसिड जो होते हैं वो होते हैं जनाब, सबसे मशहूर है H2SO4 है। H2SO4 जो है वो किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है। केमिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एसिड है, केमिकल है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोसेस में। उसके अलावा जनाब दूसरा जो मशहूर है उसको HCl कहते हैं, इसे गंधक का तेजाब कहते हैं, इसे नमक का तेजाब कहते हैं HCl। और उसके अलावा HNO3 बहुत पॉपुलर है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, चूहे का तेजाब कहलाता है, उर्दू में कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नाइट्रिक एसिड, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एसिड है। उसके अलावा और भी एसिड है, H2PO3 है, ठीक है। उसके अलावा H2CO3 है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है, सॉरी H3PO4, ये फास्फोरस एसिड है। इसके अलावा H2SO3 है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। इसके अलावा H2S, ये गैस फॉर्म में होता है, जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये भी सल्फर एसिड बन जाता है। ये गैस फॉर्म में भी एसिड होता है, HCl भी गैस फॉर्म में होती है। ये वोलेटाइल एसिड है, H2S या HCl जो है जिसको वोलेटाइल एसिड कहते हैं, ये वोलेटाइल हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ये गैस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लिखती हैं इसमें ये जो है कार्बोनिक एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एसिड है, तो ये बेसिकली पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। या कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है उससे भी बनता है, लेकिन ये वीक एसिड है, ठीक है। अच्छा जी, एसिड की एक बेसिसिटी होती है ना, एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी बेसिसिटी होती है, यानी वो कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है, ठीक है जनाब। एसिड की बेसिसिटी जो है वो कितने जो है डिपेंड करता है मुख्तलिफ जितने हाइड्रोजन आयन नॉर्मली पाए जाते हैं उन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअली उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। पानी में कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। मसलन CH3COOH, ये इसकी बेसिसिटी 1 ही है, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला पार्ट जो है पानी में दे रहा है, ये हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पे H2PO3 जो है ये फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड है। H3PO4 जो है इसकी +2 है, इसकी +3, ठीक है। ये फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है, ठीक है। तो ये इसमें जो है 2 क्यों है, 3 क्यों है, उसकी वजह ये है कि कितने जो है नॉर्मली वो एसिड वो पार्ट जो H पॉजिटिव देते हैं जो ऑक्सीजन से लगे होते हैं। एसिड में वो पार्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, क्लोरीन होती है, तो ये वो जो उससे पार्ट लगे होते हैं वही एसिड वो पार्ट जो है हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से वो ही पानी में H पॉजिटिव देते हैं। H2O3 में अगर स्ट्रक्चर का देखूँ मैं तो इसमें 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीसरा हाइड्रोजन जो है वो नहीं लगा हुआ, इसका डायरेक्ट फास्फोरस से लगा हुआ, तो इसलिए इसमें तीनों लगे हुए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, इसलिए वो जो है ये तो ऑक्सीजन
H3 देता है, लेकिन ये नहीं देता है। तो आप स्ट्रक्चर देखें तो इस हिसाब से हमें बेसिसिटी देखनी पड़ती है कि वो कितने हाइड्रोजन जो है पानी में डिजॉल्व होंगे। ठीक है, अच्छा, हमें ये देखना पड़ेगा कितने हाइड्रोजन डिजॉल्व पानी में जो है H पॉजिटिव आयन देंगे। उसके बाद हमने शुरू में बताया आपको, शुरू में नहीं बताया लेकिन देखिए बहरहाल नॉन मेटल जो है जब हाइड्रोजन से मिलते हैं, हाइड्रोजन से मिलते हैं तो वो एसिड बनाते हैं, और मेटल जब जो है वो फॉर्म बेसिस बनाते हैं, या ऑक्सीजन से मिल रहे हैं या हाइड्रोक्साइड से मिल रहे होंगे तो वो बेस बना रहे हैं। तो नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से मिलते हैं तो वो एसिड बनाते हैं। एसिड बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीक़ेकार तो ये है कि जनाब, अगर आप किसी भी नॉन मेटल को जो है आप ऑक्सीडाइज कर दें। जनाब पहला तरीक़ेकार जो है, सॉरी मैं ऑक्सीडाइज बोल दिया, डायरेक्ट कम्बिनेशन या सिंथेसिस कहलाता है। या सिंथेसिस कहलाता है, ये बेसिकली, ठीक है, ये बेसिकली और भी तरह से सिंथेसिस भी करना चाहिए, लेकिन मैं इसको कहते हैं सिंथेसिस क्यों कहते हैं पता नहीं। ठीक है जनाब, क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ किसी तरीके से मिला दिया जाए तो 2HCl बनाए। इसी तरह सल्फर को हाइड्रोजन के साथ यक करा दिया जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाए। ये डायरेक्ट मेथड है एसिड बनाने का तरीका। ठीक है, उसके बाद पहला तरीका तो ये है कि नॉन मेटल को हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करा दिया जाए। एसिड बनाने का एक तरीक़ेकार तो ये होगा। उसके बाद नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का रिएक्शन करा दिया जाए वाटर के साथ, तब भी बन सकते हैं। मसलन CO2 SO3 और SO2। ठीक है, इसको अगर पानी से मिला दिया जाए तो ये एसिड बना लेते हैं। इसमें पहला जो है वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, क्योंकि इतना स्टेबल नहीं होता, वीक होता है, एसिड होता है। इसके अलावा H2SO4 बनाता है, और सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो है वो सल्फोरस एसिड बनाएगा। ठीक है, और नाइट्राइट के साथ जो है ये दो तरह के एसिड बनाता है, इसलिए कि ये मिक्स एनहाइड्राइड है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये बेसिकली दो तरह के इसके दरमियान एनहाइड्राइड्स होता है। ये मिक्स एनहाइड्राइड है, इसमें नाइट्रस भी पाई जाती है, नाइट्रिक भी पाई जाती है। तो इसलिए दो तरह के एसिड बनते हैं। एक HNO2 बनता है, उनका मिक्सचर बनता है, HNO3 बनता है। बहरहाल ये तरीक़ेकार है नॉन मेटल ऑक्साइड्स को पानी से मिला के एसिड बनाने। ठीक है ना, आगे चलें। तीसरा तरीक़ाकार जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हम आगे पढ़ना है हमने, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा उसकी, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ Na जो है वो आपको जो है वो बताती है। अगर आप किसी भी नॉन मेटल को जो है ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ख़ास तौर पे जो है वो HNO3 जो है वो बहुत मशहूर
HNO3 जो है बहुत मशहूर क्या कहते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कंसनट्रेटेड HNO3 इस्तेमाल किया जाएगा तो वो जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पानी और प्लस NO2 बनती। ठीक है, ये तमाम सल्फर से करूँगा, अगर फास्फोरस करूँगा तो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, अगर कार्बन को करूँगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, जो कि बाद में टूट जाएगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। इसके बाद अगला तरीक़ेकार ये है कि वो सॉल्ट किसी भी एसिड से जो सॉल्ट बना हुआ है उसको जो है नॉन वोलेटाइल एसिड से रिएक्ट करवा दूंगा। मैंने आपको शुरू बताया कि HCl जो है वो वोलेटाइल एसिड है, HNO3 भी वोलेटाइल एसिड है, नाइट्रिक एसिड जो है वो वोलेटाइल है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नॉन वोलेटाइल एसिड है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा दें आप सॉल्ट से तब भी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो भी एसिड बना देगा। ठीक है, एक सॉल्ट बनाएगा जो कि एसिडिक सॉल्ट कहलाता है, इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, प्लस HCl बना देगा जो कि गैस। अगर नॉन वोलेटाइल एसिड का रिएक्शन सॉल्ट से करवाएंगे तो वोलेटाइल एसिड बनेगा और एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इसी तरह NaNO3 का कराएंगे तो ये H2SO4 से रिएक्शन, तो ये बना देगा NaHSO4 ही बनाएगा प्लस HNO3। ठीक है, ये भी एक तरीक़ेकार है ऑक्सीजन को एसिड को बनाने का। ठीक है, ये 4-5 तरीके हैं जिससे एसिड बनता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एसिड के रिएक्शन किस तरह के होते हैं। ओके, जो है अब हम ये देखेंगे कि एसिड और बेस को नापने का तरीक़ाकार है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं पीएच के बारे में कि पीएच क्या होती है जनाब। पीएच जो होती है वो एसिड की एक तरह से एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करती है। अगर 7 पे कोई चीज़ है, 7 पीएच की कोई चीज़ है तो वो न्यूट्रल है। जैसे जैसे वो 14 की तरफ जाती चली जाएगी वो बेसिक होती चली जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होती चली जाएगी, या 7 से कम होती चली जाएगी तो वो 1, 2, 3 तक आना शुरू हो जाएगी पीएच, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगी। 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा बेसिक होता है। जो इंडिकेटर्स असल में इस्तेमाल होते हैं एसिड बेस रिएक्शन में, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये बताते हैं कि आपकी जो सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। सबसे पहला जो इंडिकेटर इस्तेमाल होता है वो होता है लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर जो है वो एसिडिक मीडियम में जो है वो रेड होता है और बेसिक मीडियम में ब्लू होता है। ये बात आप ध्यान में रखें। लिटमस पेपर को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि रेड जो है वो बेसिकली रेड जो है वो एसिड के लिए इस्तेमाल होता है। एसिड क्योंकि खतरनाक होता है तो एसिड जो है वो रेड है। तो कोई भी अगर लिटमस पेपर जो ब्लू है उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें, याद रखने के लिए कि एसिड क्योंकि खतरनाक होता है तो रेड जो है वो लिटमस पेपर को रेड देता है। ठीक है जनाब। उसके बाद दूसरा जो इंडिकेटर इस्तेमाल होता है वो फिनोक्सिलीन है। फिनोक्सिलीन बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया है टाइट्रेशन में। फिनोक्सिलीन का सबको पता ही होना चाहिए एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है। जी जनाब,
फिनोक्सिलीन होता है। फिनोक्सिलीन का हमें पता है कि जनाब कलर जो है वो पिंक आता है जो है। और मेरे बीच में वीडियो मोबाइल की पावर खत्म हो गई थी, बैटरी खत्म हो गई थी, दोबारा चार्ज करके लगाऊँ फिर दोनों में जोड़ दूँगा वीडियो। तो फिनोक्सिलीन जो है वो उसका जो कलर एसिड में जो है वो कलरलेस होता है और बेस में पिंक आता है। उसके बाद तीसरा जो होता है उसे मिथाइल ऑरेंज कहते हैं। तीसरा इंडिकेटर जो है मिथाइल ऑरेंज कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में रेड कलर देता है और बेसिक मीडियम में वो येलो देता है। उसके बाद जो चौथा होता है, चौथा जो होता है उसके वो जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है और एक पीएच स्केल होता है। उसके बाद पहला जो होता है वो पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल जो है वो नापता है आपको। तो पीएच स्केल के बारे में बताता हूँ मैं। पीएच स्केल जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 ऑनवर्ड बेसिक होता है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल में ये जो है वो 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 6 जो है वो वीक, ये जो पोर्शन होता है ये वीक एसिड्स के लिए होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच जो है वो 1 2 3 के दरमियान आती है और वीक एसिड की वो 4 5 6 के दरमियान आती है और 7 पे जो है न्यूट्रल होता है। इसी तरह वीक बेस जो होता है वो 8 9 10 होता है और फिर 11 13 14 15 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद आखिर में आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके कलर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर जो होते हैं वो जिसका आपकी स्पेक्ट्रम होती है वो वायलेट से लेकर रेड तक होती है। इसके आगे इंफ्रारेड होती है और इसके अल्ट्रावायलेट होती है। विव डायोल होती है, ठीक है। विव डायोल होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये वायलेट होता है, ये इंडिगो होता है, ये ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है, ये येलो होता है, ये ऑरेंज होता है और फिर रेड होता है, ठीक है। तो विव डायोल के नाम से इसको याद किया जाता है। तो विव डायोल जो होता है वो बेसिकली इसमें हमने बता दिया कि रेड तो रंग ही उसका है एसिड का। ये 3 जो है ये एसिड के होते हैं और ये 3 जो है वो बेस के होते हैं और ग्रीन जो है वो न्यूट्रल होता है। अगर वीक एसिड होगा तो वो येलो रंग का होगा, अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ऑरेंज होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो रेड होगा, ठीक है। और जो है ब्लू होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और इंडिगो होगा तो सॉरी ब्लू होगा तो वीक बेस होगा, इंडिगो होगा तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और वायलेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हम इसके रिएक्शन के मेटल देख करेंगे। जो मेटल में जो रिएक्शन हमारे पास सिंपल सी बात है, किसी भी एसिड के रिएक्शन जो मेटल के साथ होते हैं, आप मेटल को डाल दें तो मेटल में तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो डाइल्यूट एसिड से है। स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन तो सबके सब जो है वो नोन होते हैं और वो हम लोग जो नॉर्मली एसिड उनके बड़े खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और बहुत ज़्यादा, तो हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री में जो काम हो रहा होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ हो रहा होता है। हमें असल में कंसर्न ये है कि डाइल्यूट एसिड में के रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ किस तरह के होंगे, ठीक है। इसको हम शुरू कर रहे हैं लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में जाके कंप्लीट होगा एसिड और फिर उसके बाद हम बेस और सॉल्ट को देखेंगे उससे नेक्स्ट लेक्चर। तो हमारे पास जो 26 लेक्चर जब कंप्लीट होगा
होगा तो हम एसिड बेस बल्कि 26 भी नहीं, हम बेस देखेंगे, फिर हम सॉल्ट देखेंगे, तो हो सकता है कि हम 28 स्ट्रक्चर तक जो है समझ लें कि हम ये कंप्लीट कर रहे हों कि एसिड और बेस के टॉपिक। ठीक है जनाब। इससे पहले हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, एक एक्टिविटी सीरीज होती है, वो एक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ती है नॉर्मली, और ये मेटल्स की एक्टिविटी की सीरीज होती है। मैंने तो याद नहीं की है, पूरे तरीके होते हैं तो याद रखने के लिए, मैं याद तो नहीं रखता, मैं तो आपको देख के बताऊँगा, आप भी कोशिश कर लें कि इसको याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नहीं भी आता तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें तो समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये बेसिकली एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होते हैं। ये जैसे जैसे में कंपाउंड बढ़ते जा रहे हैं, पहला लिथियम है, दूसरा पोटेशियम है, तीसरा बेरियम है, फिर सेलेनियम है Sr, फिर Ca है कैल्शियम, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, उसके बाद मैग्नीज है, Zn है, जिंक, फिर क्रोमियम है, फिर आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है, फिर निकिल है, और फिर लेड है, और फिर हाइड्रोजन। ये बात ध्यान में रखें कि हाइड्रोजन के बाद कॉपर आ रहा है एक्टिविटी सीरीज में, मरकरी आ रहा है, और फिर सिल्वर है, और फिर गोल्ड है। ठीक है, ये बेसिकली कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड जो है ये हाइड्रोजन से नीचे है एक्टिविटी में। यानी अगर मेटल के रिएक्शन देखे जाए तो हाइड्रोजन के रिएक्शन जो है वो कॉपर और मरकरी और सिल्वर और गोल्ड से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा एक्टिव मटीरियल है हाइड्रोजन इन चारों से। और लेड क्योंकि बहुत करीब है हाइड्रोजन के, लिए कुछ रिएक्शन ऐसे आते हैं जिसमें लेड जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। लेड हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो जो है हम ज़्यादातर देखेंगे, ये लेड से ऊपर जो है वो ज़्यादातर रिएक्शन में एसिड बेस के डाइल्यूट एसिड के रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उनको देखेंगे किस तरह वो इन्वॉल्व होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो है वो मेरे ख्याल में ये 24वां लेक्चर है मेरा। आज ही मैं कोशिश करके जो है 26 लेक्चर पर डाल दूँगा। तो हम इस वक्त पर एसिड बेस को कंप्लीट नहीं कर सके होंगे, एसिड बेस को उसके आगे जाएगा, मेरे ख्याल में 27 में 28वें लेक्चर तक कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बाकी है, वो मिला के जो है आपके 32 हफ्तों के लेक्चर जो है वो 15 जुलाई से पहले मैं तो कोशिश की है 15 जुलाई से, अगर आखिरी हफ्ता जब आए तो आपका पहले दिन क्लास में, पीर को मेरी क्लास होती है, पीर को क्लास में, और उसके बाद उसके लेक्चर भी डाल दें पीर वाले दिन, ताकि प्रोएक्टिव होके आपका काम हो जाए। हमने आपको बता दिया है, आप सबको जो ना वो मिड टर्म एग्जाम के टॉपिक मिल गए हैं, पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि भाई इसके जो टॉपिक्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा क्लोज टॉपिक है। पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई उस टॉपिक से बाहर जा सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये मेन टॉपिक भी रहेगा। सेकंड बात ये कि मैंने तो जनाब किसी को चूज करके नहीं दिया है, तो मैं तो जिसका ऑर्डर में लिखा हुआ है, आपके 2 नंबर जिस ऑर्डर में आते हैं उस ऑर्डर में हमने दे दिया है। किसको क्या मिला, किसी को अच्छा टॉपिक मिला, किसी को खराब टॉपिक मिला, भाई ये तो किस्मत के फैसले, ठीक, इसलिए मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। थर्ड बात ये है कि जनाब इंग्लिश में है प्रेजेंटेशन, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, भाई इंग्लिश में ही देंगे, थोड़ा प्रेजेंटेबल अंदाज में देनी है। मैंने पहले भी कहा कि इस प्रेजेंटेशन को पूरी 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है, उसको लिख लो। हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, हमें भी जब हम आधे घंटे का लेक्चर तैयार करना पड़ता है तो हमें कुछ लिखना पड़ता है पॉइंट, कम से कम पॉइंट से लिख लो। ठीक है, कि ये पॉइंट मैंने बोलने हैं, इस स्लाइड के साथ ये पॉइंट बोलना है, इस स्लाइड के साथ ये पॉइंट बोलना है। मैंने आपको बता दिया कि शुरू आप इंग्लिश से करेंगे, ख़त्म आप इंग्लिश में करेंगे, बीच में थोड़ी बहुत मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश में हो।
कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ज़्यादातर बातें इंग्लिश में करूँ, लेकिन जब मैं बात करना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता ये है कि आप लोगों की समझ में नहीं है, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश ऐसी है फ्रेंच वाली, मैं उर्दू में आ जाता हूँ। लेकिन आप लोग इंग्लिश में ही बोलें, क्योंकि रिकॉर्डेड मटीरियल तो ये तमाम बातें इंग्लिश में होंगी। और हम अगली दफ़ा अगर ऑनलाइन भी हुई या ऑनलाइन नहीं भी हुई, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मीडियम इंग्लिश ही हो। इसलिए प्लीज़ इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी इंग्लिश ऐसी हो कि आपको भी समझ में आ रहा हो कि आप बोल क्या रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, ठीक। तो 4-5% में तो बहुत लिमिटेड जो है ना वर्ड होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं भी वर्ड इस्तेमाल करूँ, आप भी वर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करें, इंग्लिश में हो। उनका फाइनल बात नहीं हो रही है, क्योंकि 10 मिनट की बात है तो 10 मिनट काफ़ी देर तक की बात कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेबल हो। और ये आपने अगर सीखना है, ऐसे सीखना है कि भाई अगर इंटरव्यू में कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आप किस तरह को लंबा करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखनी है। तो हमारी बात हुई है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट कह रहा है कि इंग्लिश में होगा, 10 मिनट का होगा, तो ऑफिस से थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हैं।